मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उपेंद्र कोई खास आदमी नहीं था, यही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। सुबह 7 बजे उठना, ब्रश करते हुए न्यूज़ चैनल की आवाज़ सुनना, टिफ़िन लेकर निकलना, बस पकड़ना, दफ्तर पहुंचना, फाइलें निपटाना, चाय पीना, घर लौटना। 9 साल का बेटा आदित्य स्कूल से आकर होमवर्क की कॉपी आगे कर देता। बीवी सुनीता रसोई से चिल्लाकर पूछती, खाना लगा दूं? और उपेंद्र सोफे पर बैठकर एक लंबी सांस लेता, जैसे पूरे दिन की थकान उसे एक सांस में बाहर निकाल देना चाहता हो। जिंदगी ऐसी थी, ना ज्यादा शिकायत ना ज्यादा ख्वाहिश। उस दिन, जिस दिन की बात हो रही है, दफ्तर से निकलने में शाम के 7 बज गए थे। अक्टूबर का महीना था, दिन छोटे होने लगे थे और शाम जल्दी अंधेरे में बदल जाती थी। बस स्टॉप पर उपेंद्र खड़ा था, कंधे पर बैग लटकाए, एक हाथ से जेब टटोल रहा था कि शायद बचे हुए बिस्कुट मिल जाएं। दोपहर का खाना आधा रह गया था आज। तभी जेब में मोबाइल कपकपाया। स्क्रीन पर नाम था रमन साहब। रमन यानी सुनीता के बड़े भाई साले साहब। उपेंद्र की उनसे अक्सर बात नहीं होती थी। त्योहार पर, किसी काम से, या कभी कभार जब रमन शहर आते हैं। तो इस वक्त फ़ोन क्यों? उपेंद्र ने फ़ोन उठाया। हाँ रमन भाई, बोलिए। रमन की आवाज़ अजीब थी, भारी, जैसे गले में कुछ अटका हो। उपेंद्र भाई, बाबूजी का एक्सीडेंट हुआ है, ट्रैक्टर से खेत की तरफ। सामने से ट्रक आ गया। हालत ठीक नहीं है। उपेंद्र के पैरों तले जमीन खिसकी। कितना गंभीर है रमन भाई? यही तो, अकेले नहीं संभल रहा। आप सुनीता को अभी मत बताइए। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पहले आ जाएं, बाद में साथ मिलकर बताएंगे उन्हें, ताकि वो अकेली ना हो जब सुने तो। बात में वजन था, मंशा नेक थी। उपेंद्र ने कहा, ठीक है, आता हूँ। घर पर फ़ोन किया। सुनीता ने उठाया। कब आओगे? आदित्य भूखा बैठा है। सुनो, आज दफ्तर में काम ज़्यादा है, देर रात हो जाएगी आने में। तुम खाना खा लो, तुम लोग दोनों। एक पल की चुप्पी। कितनी देर? पता नहीं, बहुत रात हो जाएगी, 12 भी बज सकते हैं। तुम लोग सो जाओ। सुनीता ने ज़्यादा नहीं पूछा, ये उनके घर का दस्तूर था। ज़्यादा सवाल नहीं, भरोसा ज़्यादा। उपेंद्र ने फ़ोन रखा और बस स्टॉप की दूसरी तरफ चला गया, जहाँ से ससुराल के गाँवों की बसें जाती थी। गांव का नाम था करनपुर। शहर से 7 किलोमीटर दूरी से कम, मगर रास्ते में एक अजीब सी खाई थी, जैसे शहर की रोशनी एक जगह खत्म होती थी और उसके बाद बस अंधेरा था। खेत, कच्ची सड़क, इक्के दुक्के मकान और बीच बीच में पुराने पेड़ जो रात को जानवरों जैसे दिखते थे। बस में ज़्यादा सवारी नहीं थी। उपेंद्र खिड़की के पास बैठा था, बाहर देखता रहा। शहर की रोशनी पीछे छूटती गई और जब आखिरी मकान की बत्ती भी गायब हो गई तो बस के भीतर एक अजीब सी खामोशी पसर गई। बस का इंजन घरघराता रहा, सड़क के गड्ढे झटके देते रहे। करनपुर के बस स्टॉप पर रात के 9 बजे उतरा। स्टॉप पर एक टूटी बेंच थी, एक बुझा हुआ स्ट्रीट लैंप था और दूर एक चाय की दुकान थी जो बंद हो चुकी थी। एक ऑटो वाला था, लाल मफलर लपेटे,
आंखें आधी बंद किए ऊग रहा था। भाई, जिला अस्पताल। ऑटो वाले ने आंख खोली, सिर हिलाया और बिना कुछ बोले इंजन स्टार्ट किया। अस्पताल छोटा था, जिला स्तर का, सफ़ेद दीवारें, पीली रोशनी और उस तरह की गंध जो हर सरकारी अस्पताल में होती है। फिनाइल, पुरानी दवाइयाँ और कुछ और जो नाम लेना मुश्किल है। रमन बाहर बारामदे में बैठा था, सिर झुकाए। उपेंद्र को देखते ही उठ खड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा, कुछ नहीं बोले। कभी कभी चेहरा ही सब कुछ कह देता है। बाबूजी यानी कि श्री गणपत राय आईसीयू में थे। दाहिनी टांग टूटी थी, 3 पसलियां और सिर पर चोट। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं रात भर देखते हैं, कल सुबह तक कुछ कह पाएंगे। उपेंद्र ने रमन के कंधे पर हाथ रखा। दोनों देर तक उस गलियारे में बैठे रहे। चाय आई, ठंडी हुई, वापस चली गई। नर्सें अंदर बाहर आती रहीं। एक बार डॉक्टर निकले, कुछ समझाया। रमन ने हाँ में सिर हिलाया। रात के 11 बजे रमन ने कहा, भाई साहब, सुनीता को बता दिया जाए, अब वो यहाँ होनी चाहिए। उपेंद्र को खुद भी यही लग रहा था। गलती हो गई थी। सुनीता को पहले ही बता देना चाहिए था, चाहे झटका लगता। ये उसके बाबूजी थे, उसका हक था जानने का। उसने फ़ोन उठाया। सुनीता रो पड़ी, वैसे नहीं जैसे औरतें रोती है फिल्मों में, ज़ोर ज़ोर से, नाटक के ढंग से। वो बस रोई, धीरे, भीतर से, जैसे कोई चीज़ टूट रही हो जिसे टूटना नहीं था। उपेंद्र ने उसे संभाला, शब्दों से नहीं, आवाज़ से। उसी आवाज़ से जिसे सुनीता पहचानती थी, शांत, थामने वाली। ज़्यादा रात नहीं हुई अभी, बस चलती है यहाँ से। आदित्य को पड़ोस के शर्मा जी के यहाँ छोड़ दो। निकलो, मैं बस स्टॉप पर मिलता हूँ। पर अकेले? बस में बैठ जाओ, रात को भी चलती है। उतरना वहीं पुराना स्टॉप है, मैं वहीं खड़ा रहूँगा, कुछ नहीं होगा। सुनीता मान गई। उपेंद्र अस्पताल से निकला। रमन वहीं रहा, बाबूजी के पास। रात के 11:15 बज रहे थे। अस्पताल से बस स्टॉप 1.25 किलोमीटर था। रात में उस गांव में अकेले। उपेंद्र ने ऑटो ढूंढने की कोशिश की, पर सड़क खाली थी। आखिरकार पैदल निकला। रास्ता सीधा था, मगर रात में हर सीधा रास्ता थोड़ा टेढ़ा लगने लगता है। खेतों के बीच से गुजरती पगडंडी, दोनों तरफ गन्ने के लंबे लंबे डंठल जो हवा में हिलते थे और आपस में रगड़ खाकर एक धीमी अजीब सी आवाज़ करते थे। ऊपर आसमान में चांद था, पर बादल भी थे। रोशनी आती जाती रहती थी। उपेंद्र तेज चल रहा था। बचपन में दादी कहते थे, रात में अकेले ना चलो, और अगर चलो तो पीछे मत देखना। उपेंद्र ने हमेशा ये बात हंसकर टाला था। अंधविश्वास बस। आज उस रास्ते पर पहली बार वो हंसी नहीं आई। बस स्टॉप पर पहुंचा तो रात के 12 बज चुके थे। जगह बिल्कुल खाली थी। जो चाय की दुकान थी वो कब की बंद हो चुकी थी। स्ट्रीट लैंप वही जो पहले से बुझा था, अब भी बुझा ही था। बस एक पुराना लकड़ी का बोर्ड था जिस पर लिखा था करणपुर बस स्टॉप नंबर 7। उपेंद्र ने खड़े होकर आसमान देखा। बादल घने हो गए थे। चांद अब नहीं दिख रहा था। सड़क के उस तरफ एक बरगद का पेड़ था, पुराना, ऊंचा, जिसकी लटकती जड़ें रात में किसी और चीज़ जैसी लगती थी। उपेंद्र ने नज़र हटाई। कुछ देर बाद दूर से रोशनी दिखी। बस आ रहे थे। बस आई, रुकी, दरवाज़ा खुला और सुनीता उतरी। उपेंद्र ने देखा वही जानी पहचानी साड़ी, हरे रंग की, जो उसे पसंद थी।
बाल थोड़े बिखरे हुए जैसे जल्दी में निकली हो, चेहरे पर रोने के निशान। आ गई? उपेंद्र ने पास आकर कहा। सुनीता ने सिर हिलाया, कुछ बोली नहीं। उपेंद्र ने उसका हाथ थामा। हाथ ठंडा था, बहुत ठंडा, पर उसने सोचा रात है, ठंड बढ़ गई है। उसने अपनी उंगलियां उसके हाथ पर लपेटी थी। चलो, अस्पताल करीब है, रमन भाई वहीं है। सड़क खाली थी, कोई ऑटो नहीं, कोई रिक्शा नहीं, दोनों पैदल चलने लगे। सुनीता चुप थी। उपेंद्र ने सोचा गहरे सदमे में है। बाबूजी की खबर सुनकर स्वाभाविक ही था। वो बोलता रहा, डॉक्टर कह रहे हैं रात भर देखेंगे। रमन भाई ने सब संभाल लिया है, तुम्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। सुनीता का हाथ उसके हाथ में था, ठंडा, एकदम शांत, कोई हलचल नहीं। एक पल के लिए उपेंद्र को अजीब लगा। सुनीता जब परेशान होती थी तो उसकी उंगलियां काम करती थीं। वो अपनी उंगली घुमाती थी या उपेंद्र की हथेली दबाती थी। ये उसकी आदत थी, पर अभी हाथ एकदम स्थिर था। उसने हाथ दबाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। सुनीता? तभी उसके जेब में फ़ोन कँप-कँपाया। उपेंद्र ने एक पल के लिए रुककर फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर नाम था, सुनीता, घर। वो ठिठक गया। दिमाग ने एक पल के लिए काम करना बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे, जैसे कोई पुरानी मशीन गर्म होने के बाद चलती है, एक एक बात जुड़ने लगी। फ़ोन सुनीता का था और सुनीता तो। उसने सांस रोककर कॉल उठाई। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, वही आवाज़, वही लहजा। हाँ जी, सुनो, बस थोड़ी लेट है, मैं अभी उतरी, बस स्टॉप पर हूँ, तुम आ जाओ। उपेंद्र के हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया। उसने धीरे से, बहुत धीरे से गर्दन घुमाई। जो औरत उसके बगल में चल रही थी, उसने भी उसी वक्त सिर घुमाया और उपेंद्र ने पहली बार ध्यान से देखा। चेहरा था, पर कुछ गलत था, जैसे किसी तस्वीर को गलत रोशनी में देखो। सब कुछ है, पर कुछ जगह नहीं। नाक थी, आंखें थी, पर आंखों में जो वो होता है, वो नहीं था। एक खालीपन था, जैसे किसी ने आंखों की जगह दो काले कुएं रख दिए हों। और वो मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट सुनीता की नहीं थी। उपेंद्र ने हाथ खींचा या खींचने की कोशिश की, मगर उसकी उंगलियां उस हाथ में जकड़ी हुई थी, जैसे लोहे की पकड़ हो। ठंड एकदम बढ़ गई। हवा नहीं आई थी, पर ठंड बढ़ गई। वो ठंड जो हड्डियों के भीतर तक उतरती है। उपेंद्र ने जोर लगाया, एक झटके में हाथ छुड़ाया और पैर पीछे हटे। एक कदम, दो कदम। वो चीज़ जो सुनीता जैसी दिखती थी, वहीं खड़ी रही। उसने सिर एक तरफ झुकाया, जैसे बच्चा कोई नई चीज़ देखता है। मुस्कुराहट वैसी ही थी, खिंची हुई, जमी हुई। उसने मुंह खोला। उपेंद्र को उम्मीद थी कि कुछ बोलेगी, पर आवाज़ नहीं आई। बस एक सांस, ठंडी, लंबी, जैसे किसी तहखाने की हवा बाहर आ गई हो। उपेंद्र भागा। कोई बहादुरी नहीं, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बस भागा। जितनी तेज टांगे ले जा रहे थे। सड़क पर अंधेरा था, दोनों तरफ खेत थे। गन्ने फिर सरसराए। उसने पीछे नहीं देखा। दादी की बात याद आ गई, रात में अकेले ना चलो, और अगर चलो तो पीछे मत देखो। उपेंद्र ने नहीं देखा, पर उसने महसूस किया। पीछे से कोई आवाज़ नहीं थी, ना कदमों की, ना हवा की। एक मुकम्मल खामोशी। और वो खामोशी किसी भी आवाज़ से ज़्यादा डरावनी थी। अस्पताल की रोशनी दिखे। उपेंद्र उस रोशनी की तरफ भागता रहा। फिसला, एक जगह संभला, फिर भागा।
जब तक अस्पताल के गेट से भीतर नहीं घुस गया। गेट पर एक चौकीदार बैठा था, बूढ़ा। आंखें उठाकर देखा। उपेंद्र ने गेट की दीवार थामी, सांस उखड़ी हुई थी, हाथ कांप रहे थे। चौकीदार ने पूछा, क्या हुआ बाबू? कुछ नहीं, कुछ नहीं। रमन गलियारे में खड़ा था, उपेंद्र को देख कर उठा। सुनीता कहाँ है? साथ नहीं आई? उपेंद्र ने जवाब देने की कोशिश की, पर मुंह से आवाज नहीं निकली। तभी उसके फोन पर फिर कॉल आई, सुनीता का। उसने कांपते हाथ से उठाया। जी मैं बस स्टॉप पर खड़ी हूँ, तुम आ जाओ ना, अकेले डर लग रहा है। रमन एक ऑटो लेकर गया। उपेंद्र साथ नहीं गया, वो नहीं जा सकता था। उसके पैर उठने से मना कर रहे थे। रमन ने समझा भाई साहब थके हुए हैं, भेज दिया उसे। रमन 15 मिनट बाद सुनीता को लेकर आया। सुनीता की साड़ी नीले रंग की थी, हरे रंग की नहीं। उपेंद्र ने देखा और कुछ नहीं बोला। सुनीता पास आई, उसने उसका हाथ थामा, गर्म था। वो हाथ जिसे उपेंद्र 10 साल से जानता था, गर्म था। उपेंद्र ने आंखें बंद कर ली। रात अस्पताल में गुजरी। बाबूजी सुबह होश में आए। डॉक्टरों ने कहा खतरे से बाहर हैं। सुनीता रोई। रमन ने राहत की सांस ली। उपेंद्र एक कोने में चुपचाप बैठा रहा। किसी ने नहीं पूछा कि वो इतना चुप क्यों है। किसी ने नहीं पूछा कि उसके हाथों पर वो निशान क्यों है, उंगलियों पर, जहां किसी ने बहुत जोर से थामा हो। घर लौटते वक्त अगले दिन दोपहर को रास्ते में रमन ने ऑटो रुकवाई, बस स्टॉप के पास। 1 मिनट, चाय पीते हैं। वही चाय की दुकान जो रात को बंद थे, अब खुली थी। उपेंद्र वहां बैठा, चाय आई। दुकानदार बूढ़ा था। उपेंद्र से बोला, रात को आए थे क्या बस पकड़ने? जी आया था, उपेंद्र ने कहा। दुकानदार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अकेले थे? उपेंद्र ने देखा उसकी तरफ। हाँ अकेला था। दुकानदार ने चाय का गिलास मेज पर रखा और धीरे से बोला, अच्छा हुआ। क्या मतलब? दुकानदार ने उंगली से उस बरगद की तरफ इशारा किया। वही पेड़, सड़क के उस तरफ। ये जो स्टॉप है, यहाँ पर जो देर रात को अकेले उतरते हैं, कभी कभी उनके साथ कोई हो जाता है। जो बस में नहीं चढ़ा था, बरसों से यही हो रहा है। हम लोग रात को यहाँ नहीं रुकते हैं। उपेंद्र के गले में चाय अटक गई। वो कौन है? दुकानदार ने कंधे उचकाए। पता नहीं, बहुत साल पहले की बात है। एक औरत थी, उसके घर वाले उसे यहाँ छोड़ गए थे रात को। किसी को लेने आने का वादा किया था, कोई आया नहीं। वो रात भर यहीं खड़ी रही। अगले दिन नहीं थे। और अब? दुकानदार ने कब उठाया। अब वो इंतज़ार करती है किसी और के साथ जाने के लिए। उपेंद्र ने उस रात के बारे में किसी को नहीं बताया, ना सुनीता को, ना रमन को। कुछ हफ्ते बाद आदित्य एक रात सोते सोते उठ गया। रमन का बेटा। चीखा नहीं, बस उठा। उपेंद्र भाग कर गया। क्या हुआ? पापा, सपने में एक आंटी आई थी। उपेंद्र का दिल रुक गया। कैसी आंटी? हरी साड़ी में। वो मुस्कुरा रही थी, पर उनकी आंखें नहीं थी। उन्होंने कहा, आदित्य। उपेंद्र ने उसकी बात काटी, आवाज शांत रखी, मगर हाथ कांप रहे थे। सपना था, सो जाओ। आदित्य सो गया। उपेंद्र वहीं बैठा रहा, बेटे के बिस्तर के पास, सुबह होने तक। उसने उस रात के बाद कभी रात को अकेले गांव के रास्ते पर नहीं चला। बस स्टॉप नंबर 7 पर कभी नहीं रुका। और जब भी उसकी जेब में फ़ोन बजता है रात के वक्त सुनसान जगह पर, वो पहले रुकता है,
एक गहरी सांस लेता है, फिर नंबर देखता है और फिर सोचता है क्या यह नंबर सच में वही है जो दिख रहा है, क्योंकि कभी कभी जो हमारे साथ चलते हैं वो बस से नहीं उतरे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बात उन दिनों की है जब बिजली का खंभा गांव की हद में भी नहीं पहुंचा था। जब रात होती थी तो सच में रात होती थी, घुप, बेपनाह और ऐसी कि अपने हाथ की रेखाएं न नजर आएं। लालटेन की रोशनी में जब परछाई हिलती थी तो दिल एक पल के लिए ज़रूर घबराता था। वो ज़माना था 80 का दशक और वो जगह थी छोटा सा गांव। नाम की ज़रूरत नहीं, ऐसे गांव हर जिले में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं। विनोद उस वक्त 16-17 बरस का रहा होगा। उम्र का वो हिस्सा जब इंसान ना पूरा बच्चा होता है ना पूरा जवान। थोड़ी समझ आ जाती है मगर तजुर्बा अभी कच्चा होता है। विनोद इस लिहाज से थोड़ा अलग था। वो जिम्मेदार था, शायद इसलिए कि माँ बाप छोटी उम्र में छोड़ गए थे और परवरिश दादा दादी ने ही की थी। जो बच्चा दादा की उंगली थाम कर बड़ा होता है वो जल्दी समझदार हो जाता है। उसकी आंखों में एक किस्म की पुख्तगी आ जाती है। विनोद के दादाजी रामजतन बाबू शहर में लिट्टी चोखे की दुकान चलाते थे। रामजतन बाबू की दुकान कोई बड़ी शान की जगह नहीं थी। एक तरफ चूल्हे पर कोयले दहकते रहते थे, दूसरी तरफ ठेले पर परात, पतीला और अचार की बरनियां सजी होती थी। लिट्टी चोखा और अचार, बस यही उनका काम था और बस यही उनकी पहचान थी। मगर उनके हाथ का जायका ऐसा था कि शहर के छोटे बाजार में उनकी दुकान पर शाम होते ही भीड़ जुट जाती थी। मजदूर आते थे, दुकानदार आते थे, कभी कभी कोई राहगीर भी रुक जाता था। दुकान का ठेला रामजतन बाबू खुद खींचते थे। लकड़ी की भारी भरकम ठेला जिसमें चूल्हे का सामान, पतीले, बर्तन और बची कुची चीज़ें लदी होती थी। शहर से गांव की दूरी कोई 3 किलोमीटर थी और रास्ते में कोई पक्की सड़क नहीं थी, बस एक पगडंडी जो खेत खलियान से होकर गुजरती थी और बरसात में जिसका हाल किसी दलदल से कम नहीं होता था। उस साल सावन देर से आया था, मगर जब आया तो ऐसे आया कि रुकने का नाम ही ना ले। जिस शाम की बात हो रही है वो अगस्त का महीना था। दोपहर से आसमान पर बादल थे, भारी काले, ऐसे जैसे आसमान ने कोई बोझ उठाया हो और जो अब सहा नहीं जा रहा। गांव की औरतें कपड़े उठा रही थी, किसान खेत से जल्दी लौट रहे थे। विनोद उस दोपहर घर पर था। दादाजी सुबह ही शहर चले गए थे। उनका रोज का काम था, शाम को दुकान लगाते, रात तक समेटते थे, फिर ठेला लेकर घर लौटते थे। शाम के करीब 7 बजे बारिश शुरू हो गई, पहले रिमझिम फिर धीरे धीरे तेज। विनोद घर की दहलीज पर बैठा था, बाहर का नज़ारा देख रहा था। आंगन में पानी भर रहा था, गांव की पगडंडी पर कीचड़ बनने लगा था। उसके मन में दादाजी का ख्याल आया। उसने सोचा रामजतन बाबू उम्र दराज हैं, वो भारी ठेले को कीचड़ में ढकेलते ढकेलते थक जाएंगे। रात के अंधेरे में 3 किलोमीटर के कच्चे रास्ते पर अकेले। विनोद को ये सोचकर बेचैनी हुई। दादी रसोई में थी। विनोद ने उन्हें बताया कि वो दादाजी को लेने जा रहा है। दादी ने पहले मना किया, बारिश में मत जा।
मगर विनोद ने कहा कि लालटेन लेकर जाएगा, रास्ता जानता है, घबराने की बात नहीं। दादी ने थोड़ी देर तक देखा उसे, फिर खुद ही उसके लिए एक पुराना बरसाती जैकेट निकाला और माथे पर हाथ रखकर कुछ ना बोली। विनोद ने लालटेन उठाई, बरसाती पहनी और रात के करीब 9 बजे घर से निकल पड़ा। रात का वो रास्ता विनोद ने पहले भी चला था, दिन में, दोपहर में, शाम में, मगर रात के 9 बजे बारिश में अकेले ये पहली बार था। लालटेन की रोशनी एक छोटा सा दायरा बनाती थी, जिसमें बस कुछ कदमों तक जमीन दिखती थी। उससे आगे सब कुछ अंधेरे में था। खेतों के पार पेड़ों की परछाइयाँ, हवा में झूमते पत्ते, सब कुछ एक अजीब किस्म का माहौल बना रहे थे। बारिश की आवाज़ में झींगुरों का शोर दब दब जाता था, फिर उभर आता था। पगडंडी पर कीचड़ था, जूते हर कदम पर धंसते थे और निकालने पर जोर लगाना पड़ता था। विनोद धीरे धीरे चला, संभल संभल कर। उसे डर नहीं था, वो डरपोक किस्म का लड़का नहीं था, मगर एक किस्म की तन्हाई ज़रूर थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, बारिश और उसकी अपनी सांसों की आवाज़। 3 किलोमीटर उसने कोई 40-45 मिनट में तय किए। शहर के छोटे बाजार में जब वो पहुंचा तो दुकानें बंद हो रही थी। एक दुकानदार अपने किवाड़े बंद कर रहा था। एक दो लोग लालटेन की रोशनी में बात कर रहे थे। दादाजी की दुकान सबसे कोने पर थी। विनोद ने देखा दादाजी ठेले पर चीज़ें समेट रहे थे, पतीले ढक रहे थे, बर्तन अंदर कर रहे थे। उन्होंने जब विनोद को देखा तो उनका चेहरा एक पल के लिए खिल उठा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक बार सिर हिलाया, वो हिलाना जो कहता है आ गया तू, अच्छा किया। दादाजी ठेला तैयार कर चुके थे। विनोद ने ठेले का हैंडल थाम लिया और दोनों गांव की तरफ चलने ही लगे थे कि तभी बाजार की गली से एक भारी भरकम कद का आदमी आता दिखा। रामधन जी। वो रामजतन बाबू के पुराने दोस्त हैं। एक ज़माने में हम जमात, हमराज, दोनों जवानी में साथ पले बढ़े और उम्र के साथ दोस्ती और गाढ़ी हो गई। रामधन जी की अपनी परचून की दुकान थी और हर शाम वो रामजतन बाबू से कुछ देर बातें करके ही जाते थे। रामजतन बाबू उन्हें देखकर रुक गए। विनोद समझ गया दोनों बातें करेंगे, थोड़ी देर लगेगी। रामजतन बाबू ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा तू ठेला लेकर चल, मैं रामधन से मिलकर पीछे से आता हूँ, ज़्यादा नहीं रुकूंगा, आ जाऊँगा। विनोद ने हाँ कह दी। ये स्वाभाविक था। विनोद जानता था रास्ता, ठेला वो ढकेलना जानता था और दादाजी अगर पीछे से पैदल आए तो जल्दी आ जाएंगे। ठेले की वजह से ठेला खींचने वाला धीरे चलता है। उसने ठेले का हैंडल थामा, लालटेन दूसरे हाथ में ली और गांव की पगडंडी की तरफ चल पड़ा। ये गलती नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। रास्ते पर अकेले चलना एक बात है, ठेला ढकेलते हुए कीचड़ में आगे चलना बिल्कुल दूसरी बात है। ठेले के पहिए हर 10-15 कदम पर कीचड़ में धंस जाते थे। विनोद को ठेले के पीछे लगकर पूरा जोर लगाना पड़ता था, तब जाकर वो निकलता था। लालटेन वो एक हाथ से थामे था और दूसरे हाथ से ठेला ढकेल रहा था। बारिश धीमी हो गई थी, अब रिमझिम पड़ रहे थे, मगर ज़मीन पहले से भीगी थी और कीचड़ कम नहीं हुआ था। थोड़ी दूर चलने के बाद विनोद को एहसास हुआ कि रास्ता कितना सुनसान है। शहर पीछे छूट गया था। अब आगे पीछे कोई नहीं था, सिर्फ खेत, पेड़ और अंधेरा।
लालटेन की रोशनी में पगडंडी की एक झलक मिलते थे, बाकी सब कुछ धुंधला था। बारिश के बाद की वो खास महक, मिट्टी, पानी और घास की मिली जुली खुशबू हवा में फैली हुई थी। विनोद चलता रहा। वो शहर से करीब 1.5 किलोमीटर निकल आया होगा। पगडंडी एक जगह थोड़ी मुड़ती थी। बाईं तरफ एक छोटा सा जंगली झुरमुट था। ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, झाड़ियां थी और रात में वो हिस्सा बिल्कुल काला लगता था। विनोद उस मोड़ के पास पहुंचा ही था। ठेला उस वक्त भी एक बार कीचड़ में धंस गया। विनोद ने लालटेन जमीन पर रखे, दोनों हाथों से ठेले का हैंडल थामा और पूरा जोर लगाया। ठेला निकला। उसने सांस ली, लालटेन उठाई और आगे बढ़ा। तभी झुरमुट के किनारे से अंधेरे को चीरती हुई एक साया रास्ते पर आ गया। विनोद एक कदम रुक गया। एक आदमी था, मध्यम कद, पुराने कपड़े, सिर पर एक पुरानी टोपी, बारिश में भींगा हुआ। उसका चेहरा लालटेन की रोशनी में आधा रोशन था, आधा छाया में। वो ठेले के सामने आकर खड़ा हो गया। अरे भाई, 2 लिट्टी लगाओ यार। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकान थी। बड़ी भूख लगी है। विनोद ने एक पल उसे देखा। रात के इस वक्त इस सुनसान रास्ते पर जंगल की तरफ से निकल कर आना ये अपने आप में एक अजीब था। मगर भूखा आदमी तो भूखा आदमी होता है। विनोद ने यही सोचा। लिट्टी खत्म हो गई, दुकान बंद हो गई थी, सब बिक गया। आदमी ने हाथ हिलाया। नहीं भाई, होगी कहीं ना कहीं, ऐसे मत कहो। सच में खत्म है, जाइए, अब कुछ नहीं है। मगर वो आदमी वहां से हटा नहीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और ठेले के ऊपर रखे पतीले की तरफ हाथ बढ़ाया। ढक्कन खोलकर खुद देखना चाहता था कि बची है या नहीं। और तभी लालटेन की रोशनी में विनोद ने उसका हाथ देखा। वो हाथ, विनोद की सांस रुक गई। पूरा हाथ कलाई से उंगलियों तक जला हुआ था, बुरी तरह जला हुआ। उंगलियां सिकुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें मोड़ कर रख दिया हो और आग ने उन्हें उसी हालत में जमा दिया हो। चमड़ी का रंग बदल गया था, कहीं कहीं काली, कहीं लाल, कहीं खुरदरी। वो हाथ किसी जिंदा इंसान का नहीं लग रहा था, मगर वो हाथ हिल रहा था। पतीले के ढक्कन पर विनोद का पूरा शरीर एक पल के लिए जम गया। उसके पैर जमीन से चिपक गए, उसके गले से आवाज नहीं निकली। लालटेन उसके हाथ में कांप रहे थे, या शायद उसका हाथ कांप रहा था। आदमी ने सिर उठाया और विनोद को देखा। उसकी आंखें, लालटेन की रोशनी में वो आंखें एक पल के लिए जैसे बहुत पुरानी लगीं, थकी हुई, बेहद थकी हुई, जैसे किसी ने बरसों से सोया ना हो। लिट्टी, उसने फिर से कहा धीरे से, बस 2 लिट्टी। विनोद का गला सूख गया था। वो पीछे हटा, 1 कदम, 2 कदम। ठेले का हैंडल उसके हाथ से छूट गया। उसके पैर कीचड़ में धंसे। वो लड़खड़ाया। आदमी ने पतीले का ढक्कन उठाया। अंधेरे में, बारिश के रिमझिम में, उस सुनसान रास्ते पर विनोद के मुंह से बस एक सांस निकली। वो चिल्लाना चाहता था, दौड़ना चाहता था, मगर पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। और ठीक उसी लम्हे पीछे से एक आवाज आई, विनोद। वो आवाज रामचतन बाबू की थी। तेज कदमों की आहट, एक लालटेन की रोशनी और अगले ही पल दादाजी उसके पास। उन्होंने विनोद का कंधा थाम लिया, मगर उनकी नज़र उस आदमी पर थी। रामचतन बाबू की सांसें तेज थीं। वो तेज चले आए थे।
शायद भागे भी थे। उनका चेहरा जो आम तौर पर शांत रहता है उस वक्त कुछ और ही था। डर नहीं मगर एक गहरी बेचैनी, एक कसक। उन्होंने उस आदमी की तरफ देखा। आदमी अभी भी वहीं खड़ा था। रामजतन बाबू ने विनोद को अपने पीछे किया। फिर वो खुद ठेले के पास गए। उन्होंने ठेले पर रखा एक छोटा सा कपड़े का थैला उठाया। विनोद ने उससे पहले नहीं देखा था और उसमें से 2 लिट्टियां निकाली। ये लिट्टियां अलग रखे थे, साफ कपड़े में लपेटी हुई। रामजतन बाबू पगडंडी के किनारे गए जहां एक बड़ा सा चपटा पत्थर था, जमीन से थोड़ा ऊंचा। हमेशा से वहां रहा होगा। उन्होंने उस पत्थर पर दोनों लिट्टियां रख दी, धीरे से, जैसे कोई चढ़ावा चढ़ाता है। वो आदमी जो अब तक वहीं खड़ा था, उसने एक बार रामजतन बाबू को देखा, कुछ नहीं कहा। फिर उसने पत्थर की तरफ देखा और धीरे धीरे झुरमुट की तरफ मुड़ गया। चंद कदम और वो अंधेरे में समा गया, जैसे था ही नहीं। बारिश की आवाज़ वैसी ही बनती रही, झिंगुर वैसे ही बोलते रहें, कुछ नहीं बदला। विनोद की सांसें अभी भी उखड़ी हुई थी। दादाजी उसके पास आए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा, वो हाथ जो हमेशा से जाना पहचाना था, जो बचपन में बुखार में माथे पर रखा जाता था। चल, बस इतना कहा। बाकी का रास्ता उन दोनों ने साथ तय किया। दादाजी ने ठेले का एक हैंडल थामा, विनोद ने दूसरा। दोनों लालटेन आगे पीछे रोशनी देती रही। कीचड़ अब भी थे मगर 2 लोग मिलकर ठेला आसानी से निकाल लेते थे। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर विनोद ने पूछा, दादाजी वो कौन था? रामजतन बाबू ने एक पल रुक कर जवाब दिया, तू पहले घर चल, बाद में बताऊंगा। घर पहुंचे। दादी ने दरवाज़ा खोला। दोनों को भीगा देखकर परेशान हुई। चाय चढ़ाई, ठेला आंगन के कोने में रख दिया। विनोद सोना नहीं चाहता था। वो दादाजी के पास बैठ गया। चाय के कप हाथ में थे। लालटेन की रोशनी में दादाजी का चेहरा थका हुआ लग रहा था। उस आदमी का नाम सुखो था, दादाजी ने कहा। सुखदेव। ये बात कोई 12-13 साल पुरानी होगी। रामजतन बाबू ने चाय का एक घूंट लिया और बाहर अंधेरे की तरफ देखते रहे। सुखदेव उसी गांव का था जहां वो पगडंडी गुजरती है। वो छोटा सा टोला जो शहर और हमारे गांव के बीच में है। उसके घर में एक बूढ़ी माँ थी, एक छोटा भाई था। बाप पहले ही गुजर गया था। सुखदेव ही सब कुछ था उस घर का। विनोद सुन रहा था, सांस रोक कर। वो मेहनती आदमी था, खेत में काम करता था। मगर उस साल, जिस साल मेरी दुकान नई नई लगी थी, उस साल उसके टोले में आग लगी। रात का वक्त था। किसी झोपड़ी में चूल्हा जलता रहा होगा या बिजली की तार, पता नहीं। आग फैल गई। रामजतन बाबू की आवाज़ धीमी हो गई। सुखदेव का अपना घर भी उसमें था। उसकी माँ अंदर थी, वो सोई हुई थी। सुखदेव ने बिना कुछ सोचे अंदर घुस गया। आग में अपनी माँ को खींचकर बाहर निकाला। एक लंबी खामोशी। माँ बच गई मगर सुखदेव के दोनों हाथ। दादाजी वाक्य पूरा नहीं कर सके, बस अपना हाथ उठाया और धीरे से हवा में हिलाया जैसे कुछ मिटाना चाहते हों। विनोद की आंखें भर आई। बाद में माँ भी ज़्यादा दिन नहीं जी सकी सदमे से। भाई शहर चला गया, सुखदेव अकेला रह गया। जलों का इलाज इस ज़माने में इतना नहीं होता है। दर्द था, बेकारी थी, खेत में काम नहीं हो सकता था उन हाथों से, भूखा रहता था। दादाजी ने विनोद की तरफ देखा। कुछ महीने बाद मुझे पता चला
जब एक रात वो मेरी दुकान के पास आया था, उसी तरह अंधेरे में। मैंने उसे पहचाना, मैं उसे जानता था। हाँ, ज़्यादा करीबी नहीं थी मगर जानता था। उस रात मैंने उसे खाना दिया, उसने खाया और चला गया। उसके बाद से मैंने रोज़ रात 2 लिट्टी उस पत्थर पर रख दी। हर रात वो आता था और उठा लेता था। कभी कभी दिखता था, कभी नहीं। मैंने उससे कभी बात नहीं की और ना ही उसने मुझसे। बस यही रिश्ता था। विनोद ने धीरे से कहा, आज आप रखना भूल गए? दादाजी ने आंखें मूंद ली। हाँ, एक शब्द, मगर उसमें कितना कुछ था। रामधन आए, बातों में लग गए, जल्दी भी थी और मैं भूल गया। मगर जब रामधन से बात करते वक्त ध्यान आया तो मैं दौड़ा। मेरे पास वो 2 लिट्टियाँ थी जो मैं हमेशा अलग रखता हूँ, बस उसी के लिए। घर में खामोशी छा गई। बाहर बारिश थम चुके थे और रात गहरी हो गई थी। अगले दिन सुबह विनोद उस रास्ते पर गया। धूप थी, जमीन गीली थी, मगर रात वाला वो जुनून नहीं था। सब कुछ आम लग रहा था। खेत, पेड़, पगडंडी। वो मोड़ आया, चपटा पत्थर वहीं था। उस पर कुछ नहीं था, ना लिट्टी ना टुकड़ा, मगर पत्थर की सतह पर पानी में कुछ था। विनोद ने झुक कर देखा। कोयले की राख के 2 छोटे छोटे निशान, जैसे कोई जली हुई चीज को हाथ से उठाया गया हो। विनोद देर तक वहां खड़ा रहा। उसने अपना हाथ उस पत्थर पर रखा। ठंडा था, गीला था। उसे नहीं पता कि सुखदेव कहाँ रहता है, कैसे रहता है, जिंदगी में उसके पास और क्या है। मगर एक बात वो समझ गया था कि कुछ लोग इस दुनिया में इतने अकेले होते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी एक अनजान के हाथ से रखी 2 लिट्टियों के आसारे पर टिकी होती है। ना ज़्यादा ना कम, बस इतना। और कभी कभी बस इतना ही काफ़ी होता है। शाम को जब विनोद ने दादाजी को वो पत्थर वाली बात बताई तो रामजतन बाबू ने कुछ नहीं कहा, मगर उन्होंने उस रात ठेला समेटते वक्त 2 लिट्टियां बड़े ध्यान से अलग की, साफ कपड़े में लपेटी और ठेले के सबसे ऊपर रखे। विनोद ने देखा, दादाजी ने देखा कि विनोद देख रहा है। अब तू भी जानता है, दादाजी ने कहा। कभी मैं ना रहूं तो तू भी रख देना। विनोद ने हाँ नहीं कहा, सिर्फ गर्दन हिलाई। मगर उसने वो बात अपने अंदर कहीं गहरे बंद कमरे में दबा ली। उस जगह जहां इंसान अपनी सबसे ज़रूरी जिम्मेदारियां रखता है। अगर कोई उस वक्त सुखदेव से पूछता कि उसे किस चीज़ का डर है तो शायद वो जवाब ना देता। मगर सच ये था कि उसे एक ही चीज़ का डर था, भूल जाने का। अपनी माँ की आवाज़ भूल जाने का, उस रात की आग का एहसास भूल जाने का, वो दर्द जो उसके हाथों में हमेशा रहता था, वो दर्द जो उसे याद दिलाता था कि उसने कुछ सही किया था, कि उसकी ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा आया था जब उसने डर कर भागने की जगह अंदर कदम रखा था। वो हाथ उसकी पहचान थे, वो हाथ उसकी कुर्बानी थे। मगर उस कुर्बानी के बाद दुनिया ने उसे भुला दिया था। भाई चला गया, गांव वाले अपने काम में लग गए। जिस माँ के लिए उसने हाथ में आग डाला था वो भी एक दिन चली गई और सुखदेव रह गया अकेला, उस टोले के किनारे, उस जंगल के पास। भूख रहती थी, रोज रहती थी, मगर रोज रात उस चपटे पत्थर पर 2 लिट्टियां रखी रहती थी। किसने रखी उसने कभी ठीक से पूछा नहीं था। एक दिन पहली बार रखी मिली तो उसने सोचा था इत्तेफाक होगा। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, फिर हर दिन। उसने एक बार उस आदमी को दूर से देखा था जो ठेला लेकर जाता था, जो हर रात उसी पत्थर के पास रुकता था। वो रामजतन था। वो समझ गया था
मगर उसने कभी शुक्रिया नहीं कहा। शुक्रिया कहने के लिए भी एक हिम्मत चाहिए होती है, एक ऐसी हिम्मत जो उसमें से जा चुकी थी। उस रात जब वो लड़का अकेला ठेला लेकर आया था और उस पत्थर पर कुछ नहीं था, सुखदेव की भूख उससे ज़्यादा थी और उसके टूटे हुए मन में वो यकीन डगमगाया था जो उसे जिंदा रखता था। जब रामजतन खुद आए और उन्होंने वो 2 लिट्टियां उस पत्थर पर रखीं, उस वक्त सुखदेव ने कुछ नहीं कहा, मगर झुरमुट में जाते वक्त उसकी आंखें भरी हुई थी। ये कोई नहीं जानता था, शायद बारिश की वजह से किसी को पता भी ना चला। सुखदेव के जले हुए हाथ बहुत कुछ भूल चुके थे, लकड़ी पकड़ना, ज़मीन खोदना, किसी को छू कर बताना कि मैं यहाँ हूँ। मगर उन्हें एक काम अभी भी आता था, रात को अंधेरे में उस पत्थर से 2 लिट्टियाँ उठाना और उसमें किसी अनजान की इस तरह एक छोटी सी तवज्जो में उसे अपने होने का सबूत मिलता था। कुछ भूतों के पास जिस्म नहीं होता, कुछ भूत वो होते हैं जिन्हें दुनिया ने जिंदा रहते भुला दिया हो, और कभी कभी उनकी ज़रूरत बस इतनी होती है कि कोई याद रखे कि कोई रोज़ रात उस पत्थर पर 2 लिट्टियाँ रख जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।